हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एवरेस्ट एकेडमी में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सीटेट का हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर 11 जनवरी 2023 का। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको 11 जनवरी का पेपर कराऊंगी। उसमें हम 15 नंबर का गद्यांश, 15 नंबर में काव्यांश और 15 नंबर की पेडोलॉजी करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हजारों वर्षों से मनुष्य नदी की ओर खींचता चला आया है, केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए भी कि वह हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। अंत में नदी समुद्र से जा मिलती है। पानी जहाँ से चला था वापस वहीं पहुँच गया। नदी कभी न समाप्त होने वाली एक निरंतर रचना है, एक ऐसी शक्ति जो नित्य पुनर्जीवित होती रहती है। किंतु नदी एक अस्थिर मित्र है। हजारों वर्षों से वर्षा ऋतु में नदी तट के निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता था। नदी का पानी उफन पड़ता है और तटबंधों को तोड़ता हुआ गांव के गांव बहा ले जाता था। तो इस गद्यांश में क्या बताया जा रहा है? इस गद्यांश में नदी का महत्व बताया जा रहा है। नदी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, नदी का अत्यधिक महत्व बताया जा रहा है कि वह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हजारों वर्षों से मनुष्य नदी का उपयोग करता चला आ रहा है। नदी खेत की प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। नदी क्या होती है? जो खेत की प्यास नहीं बुझाती है, सिर्फ हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। भारतीय संस्कृति की देन गंगा है। भारतीय संस्कृति क्या देन है? भारतीय संस्कृति की देन गंगा है। नदी समुद्र से समुद्र में मिल जाती है। नदी समुद्र में आकर समुद्र में मिल जाती है। नदी कभी भी समाप्त नहीं होती है, इसकी नित्य पुनर्जीवित रचना होती रहती है। नदी एक अस्थिर मित्र भी है। नदी क्या है? हमारा एक अस्थिर मित्र भी होता है। हजारों वर्षों से पहले नदी का पानी ज़्यादा बढ़ जाता था और बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण नदी के किनारे निवास करने वाले लोगों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता था। हजारों वर्षों पहले जब वर्षा होती थी, नदी का पानी था वो ज़्यादा फैल जाता था, नदी का पानी बढ़ जाता था, जिसके कारण बाढ़ आ जाती थी। और जो नदी के किनारे लोग रहते थे, तो बाढ़ आने के कारण उनके जो घर होते थे वो बह जाते थे। और जो तटबंध होते हैं, जो नदियों के रोकने के तटबंध बनाए जाते हैं, वो टूट जाते थे, तो जिससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। तो इसमें नदी के बारे में बताया गया है। चलिए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संस्कृति का जन्म कहाँ होता है? ऑप्शन ए समुद्र के किनारे, ऑप्शन बी खेतों के किनारे, ऑप्शन सी नदियों के किनारे, ऑप्शन डी जंगलों के किनारे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? संस्कृति का जन्म पूछा गया है, समुद्र के किनारे होता है या खेतों के किनारे, नदियों के किनारे या जंगलों के किनारे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका नाम बताया जा रहा है, नदियों के बारे में बताया जा रहा है। तो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी नदियों के किनारे। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संस्कृति की देन है। ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी खाड़ी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन सी गंगा। तो भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया? ऑप्शन ए नदी वापस समुद्र में मिल जाती है, ऑप्शन बी बाढ़ बनकर नुकसान पहुंचाती है, ऑप्शन सी नदी एक स्थान पर टिकती नहीं है, ऑप्शन डी नदी का जल बहुत खारा होता है। तो नदी को जो हम अस्थिर मित्र क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वह बाढ़ बनकर नुकसान पहुंचाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। नदी क्या नहीं है? ऑप्शन ए अस्थिर मित्र, ऑप्शन बी पुनर्जीवित करने वाली, ऑप्शन सी निरंतर रचना, ऑप्शन डी संस्कृति का उद्गम स्थल। तो नदी क्या नहीं होती है? नदी हमारी अस्थिर मित्र होती है। इसमें बताया जा रहा है गद्यांश में। निरंतर रचना, नदी की निरंतर रचना होती रहती है। अगला है संस्कृति का उद्गम स्थल। भारतीय संस्कृति का जन्म नदियों की कोख से हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा नहीं हो सकता? इसका आंसर हो जाएगा
नदी जो होती है, शक्ति जो होती है, नित्य पुनर्जीवित होती रहती है, ना कि पुनर्जीवित करने वाली। वह किसी को पुनर्जीवित नहीं करती है, बल्कि वह नित्य पुनर्जीवित होती रहती है, वह कभी समाप्त नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि ऑप्शन बी मीठा पानी देती है, ऑप्शन बी सदा बहती रहती है, ऑप्शन सी केवल वही खेती का आधार है, ऑप्शन डी जल ही जीवन है। तो गद्यांश में क्या बताया जाए, नदी का महत्व किस लिए है, नदी हमारे लिए किस लिए महत्व होती है, खेतों की प्यास बुझाने के लिए होती है, या मीठा पानी देने के लिए, या वो बहती रहती इसलिए महत्व होती है, या कुछ और के लिए होती है। तो नदी हमारे लिए किस लिए महत्व होगी, नदी होगा तो हमारा जीवन होगा, बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है, तो जल ही जीवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता है, ऑप्शन ए खेतों की सिंचाई में मदद करती है, ऑप्शन बी हमारी आत्मा को तृप्त करती है, ऑप्शन सी संस्कृति को जन्म देती है, ऑप्शन डी निरंतर बनी रहती है। तो उसने क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जो नदी है वह हमारे लिए किस लिए महत्व नहीं देती है, किस लिए महत्व नहीं दे सकती है, हमारी आत्मा को तृप्त करती है, ये तो महत्वपूर्ण होती है। बिना पानी के हम नहीं जी सकते हैं, बिना पानी के हमारा जीना संभव नहीं है, तो हम जब पानी पीते हैं तो हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है संस्कृति को जन्म देती है, तो भारतीय संस्कृति गंगा की देन है और संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियां जन्म नदियों की कोख से हुआ है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नदी क्या होती है, निरंतर बनी रहती है, नदी निरंतर रचना है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका महत्व कौन सा नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेतों की सिंचाई में मदद करती है, ये कोई महत्व नहीं होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है, ऑप्शन ए नदी से समुद्र, ऑप्शन बी समुद्र से समुद्र, ऑप्शन सी समुद्र से नदी, ऑप्शन डी नदी से नदी। तो पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है, इसमें क्या बताया गया है, पानी जहाँ से चला था वापस वहीं पहुँच गया, पानी समुद्र से चलकर समुद्र में पहुँच जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्र से समुद्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए निरंतर, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी प्रकोप, ऑप्शन डी तृप्त। तो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगाया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय और उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे लगाए जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग कौन से होते हैं, जैसे हम यहाँ पे उपसर्ग ले लेते हैं प्रति, धन, एक, तो ये हमारा प्रति उपसर्ग हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा प्रत्येक। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है प्रत्यय कहलाता है। जैसे हम बनाएंगे मीठा, में लगा देंगे ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा मिठाई। तो हमारा प्रत्यय है ई प्रत्यय लग जाएगा तो इसका बन जाएगा मिठाई। प्रति में क्या है, प्रतिधन एक, इसका बना देंगे उपसर्ग बनेगा, ये प्रत्यय बनेगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, निरंतर। ये हमारा ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। अगला क्या बता रहा है, भारती, भारत में प्रत्यय है, इसमें क्या प्रत्यय लगा है, इसका बनेगा भारत धन ई, तो इसका बन जाएगा भारती। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर हैं। मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन ए सखा, ऑप्शन बी बंधु, ऑप्शन सी अरी, ऑप्शन डी संगी। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होता है, मित्र का पर्यायवाची शब्द सखा होता है, बंधु होता है, संगी होता है और साथी होता है। इसने पूछ रहा है शब्द नहीं है, तो अरी किसका होता है, अरी इसका पर्यायवाची नहीं होता है, यह पर्यायवाची होता है शत्रु, दुश्मन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले,
ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती जो हो फसलों से दहक रही हो। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें लेखक जो चाह रहा है वह थोड़ी सी धरती पाना चाह रहा है। वह चाह रहा है कि उसको थोड़ी सी धरती मिल जाए जिससे वह वहाँ पर बाग बगीचे लगाए और बगीचे में फूल फल हो और वहाँ पर फूलों की अच्छी अच्छी खुशबू आए और चिड़िया भी चहचहाए। जब ताज़ी ताज़ी हवा चले और जब बारिश हो तब वहाँ पर अच्छी अच्छी खुशबू आए और वह बारिश में नहाए। उसके उपवन में फूल फल लदे हों। लेखक चाह रहा है कि थोड़ी सी धरती हो जिससे वह क्यारी लगाए और थोड़ी सी धरती होगी तो वह फसल करेगा। तो इसी प्रकृति के बारे में लेखक चाह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वह क्या नहीं करता। ऑप्शन ए बगीचा लगाना, ऑप्शन बी खेती करना, ऑप्शन डी पेड़ पौधे लगाना, ऑप्शन डी नहर बनाना। तो लेखक क्या कह रहा है, लेखक चाह रहा है जब थोड़ी सी धरती होगी उसके पास तो बगीचा लगाएगा, खेती करेगा, पेड़ पौधे लगाएगा, उसमें अच्छे अच्छे खुशबू पेड़ पौधे लगाएगा, फूल होंगे फल होंगे। तो लेखक प्रकृति के बारे में बता रहा है। हमारा ऑप्शन है नहर बनाना। तो लेखक जो चाह रहा है पर नहर बनाने की बात नहीं बताई जा रही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नहर बनाना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कविता में लेखक का प्रेम झलकता है। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी परिवार। तो लेखक क्या चाह रहा है, किसके बारे में प्रेम झलक रहा है, पशु के बारे में झलक रहा है या धन के बारे में या परिवार के बारे में। तो लेखक प्रकृति के बारे में बता रहा है, फूल फल होंगे, चिड़िया होंगी, तो प्रकृति के बारे में वो वर्णन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। पड़ती धरती से आशय है ऐसी जमीन। ऑप्शन ए जो बंजर और ऊबड़ खाबड़ हो, ऑप्शन बी जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया न जाता हो, ऑप्शन सी जिसमें 100 से अधिक परतें हो, ऑप्शन डी जिसके नीचे पानी ही पानी हो। तो पड़ती धरती का आशय क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया न जाता हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। फसलों से दहक रही हो वाक्य में रेखांकित शब्द दहक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए फसल बोने के अर्थ में, ऑप्शन डी फसल के पकने के अर्थ में, ऑप्शन सी फसल के कच्चा होने के अर्थ में, ऑप्शन डी फसल पर पाला पड़ने के अर्थ में। तो फसलें दहक रही होंगी, इसका मतलब क्या होता है, जब फसलें पकेंगी तब उनको फसलें पकने के बाद उसको अनाज मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फसल के पकने के अर्थ में। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। समूह से भिन्न शब्द है। ऑप्शन ए छोटी सी खेती, ऑप्शन बी छोटी सी क्यारी, ऑप्शन सी छोटा सा उपवन, ऑप्शन सी फूल फल लदे। तो समूह क्या होता है, जो समूह एक समूह में होते हैं तो वह समूह के होते हैं जैसे छोटी सी खेती, छोटी सी क्यारी, छोटा सा उपवन। तो ये तीनों एक समूह में है। इसमें छोटी सी और छोटा सा तो एक समूह में आ रहे हैं। अगला है फूल फल लदे, यह समूह में नहीं है, ये समूह से भिन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। समान लयात्मक शब्द नहीं है। ऑप्शन ए महक, ऑप्शन बी दहक, ऑप्शन सी लहक, ऑप्शन सी लहर। तो लयात्मक शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द होते हैं जो एक लय में बोले जाते हैं तो वह हमारे लयात्मक शब्द कहलाते हैं। तो लहक से कौन से नहीं होगा, महक, दहक, लहक। तो इसका बोलने में एक लय निकल रही है तो ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे। अगला बता रहा है लहर, लहर में लय नहीं निकल रही है क्योंकि इसमें रा आ रहा है बीच, रा आ रहा है आखिरी में। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लहर। तो ये इसमें लय नहीं बन रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। ऑप्शन ए व्यक्तिक और विभेदिक अन्वेषण के साथ, ऑप्शन बी कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से, ऑप्शन सी वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए, ऑप्शन डी पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिक और विभेदिक अन्वेषण के साथ शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए वह व्यक्तिक और विभेदित अन्वेषण के साथ शिक्षार्थियों की मदद करने की जरूरत है।
यह अनुदेशन शिक्षण के लिए दृष्टिकोण है जिसका आशय विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द है ऑप्शन ए सर्वाधिक प्रयुक्त साहित्य पृष्ठ होने वाले शब्द, ऑप्शन बी विषय वस्तु के शब्द, ऑप्शन सी कठिन शब्द, ऑप्शन डी निष्क्रिय शब्द। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री से में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द सर्वाधिक प्रयुक्त साहित्य वर्ष होने वाले शब्द हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक से अधिक भाषा का ज्ञान है। ऑप्शन ए भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। ऑप्शन बी नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समरूप करता है। ऑप्शन सी नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। ऑप्शन डी नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक से अधिक भाषा का ज्ञान नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। यह बच्चों के व्यवहारिक तथा भौतिक ज्ञान का सहायक होता है। द्विभाषी तथा त्रिभाषी भाषा ज्ञान सीखने सिखाने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकतानुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह का अभ्यास कर रही है। ऑप्शन ए विस्तृत पठन, ऑप्शन बी गहन पठन, ऑप्शन सी पहेली पठन, ऑप्शन डी सहयोगी पठन। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? एक शिक्षिका है, वह बच्चे को छोटे छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कह रही है। साथ ही वह आवश्यकतानुसार शिक्षार्थी की आधारभूत मदद भी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह गहन पठन का अभ्यास करा रही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कहलाती है। ऑप्शन ए संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति, ऑप्शन सी श्रव्य-भाषिक पद्धति, ऑप्शन डी द्विभाषी पद्धति। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति कहलाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। पठन पूर्व कार्य होते हैं। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की पठन कुशलताओं का मूल्यांकन करने के लिए, ऑप्शन बी कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, ऑप्शन डी पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पठन पूर्व कार्य शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं। किसी पाठ को पढ़ने से पहले अध्यापक पाठ की विषय वस्तु छात्रा को बताता है, जिससे शिक्षार्थी पाठ को भली भांति समझ सके व पाठ को पढ़ने में उनकी रुचि जागृत हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। ऑप्शन ए कूकना, बबलाना, समग्र बोधी अवस्था, ताड़ शैली वाक, दो शब्दी अवस्था। ऑप्शन बी कूकना, बबलाना, दो शब्दी अवस्था, ताड़ शैली वाक, समग्र बोधी अवस्था।
ऑप्शन सी कूकना समग्र बोधी अवस्था, बबलाना दो शब्दी अवस्था, तार शैली बाग। ऑप्शन डी कूकना, बबलाना, समग्र बोधी अवस्था, दो शब्दी अवस्था, तार शैली बाग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। कूकना होता है, कूकना, बबलाना, समग्र बोधी अवस्था, दो शब्दी अवस्था और तार शैली बाग। हम कह सकते हैं कि श्रवण किसी भाषा को सीखने के लिए प्रथम चरण होता है, क्योंकि बालक सुनकर ही भाषा सीखते हैं। आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। ऑप्शन ए अधोगामी उपागम, ऑप्शन बी ऊर्ध्वगामी उपागम, ऑप्शन सी एकीकृत उपागम, ऑप्शन डी निगमनात्मक उपागम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधोगामी उपागम। व्याकरणिक संरचना एवं एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल होता है, तो यह अधोगामी उपागम कहलाता है। अधोगामी उपागम शिक्षार्थी की अनुमान शक्ति तथा पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। इसी पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षार्थी पाठ का भावार्थ ग्रहण करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी निपुणता परीक्षण, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन डी अभिक्षमता परीक्षण। तो जो शिक्षक होता है, जो शिक्षार्थी के खराब अंक होते हैं, उनको जानने के लिए कौन सा परीक्षण तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण। जो बच्चे होते हैं उनके जो अंक खराब आ रहे हैं, उनके कारणों को जानने के लिए वह उनका निदान करते हैं, उसके बाद उनका उपचार करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। ऑप्शन ए उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, ऑप्शन बी बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, ऑप्शन सी माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें, ऑप्शन डी उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता, तो वह शिक्षक के रूप में शिक्षार्थी की मदद उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोंगली की भाषा में कमी थी, क्योंकि मानव संपर्क से बिलक उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? ऑप्शन ए एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव, ऑप्शन बी बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थीं, ऑप्शन सी सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, ऑप्शन डी उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जंगल बुक एक किताब है जिसमें मोगली नाम का एक बच्चा है, उसकी भाषा में कमी हो जाती है और जिसके कारण वह मानव संपर्क जो मानव में लोग बोलते हैं वैसे नहीं बोलता है। उनका जो पालन पोषण है वह उनका पालन पोषण जानवरों से होता है, क्योंकि वह जानवरों के साथ बढ़ता है, जानवरों से ही बोलना सीखता है, तो उसका पालन पोषण मानव से संपर्क से अलग होता है। तो उसका भाषा विकास का क्या मतलब भाषा उसकी जो भाषा का जो विकास होता है उसका समर्थन क्या करता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक सही आयु में बच्चे के भाषा परिवेश का अभाव। जो उसकी आयु थी सीखने वाली, तो जब वो सीखता है तो उसकी जो भाषा परिवेश में उसका अभाव हो गया, जिसके कारण वह सीख नहीं पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अर्थक्रियात्मक प्रेमेटिक्स की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए भाषा के सामाजिक नियम, ऑप्शन बी विद्यालयी भाषा की नीति, ऑप्शन सी विद्यालय की अनुदेशन की भाषा, ऑप्शन डी शैक्षणिक भाषा।
तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थ क्रियात्मक प्रेमेटिक्स की ओर भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करता है। यह मनुष्यों के बातचीत करने का सरल माध्यम है। सामाजिक नियम वह होता है जिसका पालन समाज के एक सदस्य के रूप में सभी लोगों द्वारा किए जाने की अपेक्षा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी शब्द भंडार, ऑप्शन सी व्याकरण उपकरण, ऑप्शन डी कविता की अंतर वस्तु। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कविता में एक आकलन तत्व के रूप में शब्द भंडार का समर्थन नहीं किया जाता है। व्याकरण में भाषा संबंधित नियम की रचना होती है। शब्द भंडार, काव्यात्मक उपकरण, कविता को अंतर वस्तु आदि कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रभावपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष पद्धति, ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद पद्धति, ऑप्शन सी द्विभाषी पद्धति, ऑप्शन डी श्रव्यभाषिक पद्धति। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद पद्धति। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति क्या होती है? वह पद्धति होती है जो मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रभावपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। वह कहलाती है व्याकरण अनुवाद पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति कौन सी होती है? प्रत्यक्ष पद्धति वह होती है जिसको सामने दिखाया जाता है, सामने दिखाया जाता है। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है, तो प्रत्यक्ष पद्धति कहलाती है। द्विभाषी पद्धति कौन सी होती है? द्विभाषी पद्धति होती है जो दो भिन्न भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। तो द्विभाषी पद्धति होती है। श्रव्यभाषिक पद्धति कौन सी होती है? श्रव्यभाषिक पद्धति होती है जो सुनने या श्रवण से संबंधित होती है। श्रव्यभाषी पद्धति होती है जो सुनने या श्रवण से संबंधित होती है। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्याकरण अनुवाद पद्धति। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी यह कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी यह खराब बर्तनी बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा है जो अक्षमता के बारे में यह खराब बर्तनी बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। यह कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये सही हो जाएगा। यह खराब बर्तनी बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। इस अधिगम क्षमता से बालक लिखने में असमर्थ हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।